नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बैंकों के दिवालिया होने की स्थिति में खाता धारकों को 90 दिनों के भीतर 5 लाख रुपए तक की जमा राशि मिल जाएगी वापस। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में हुई भीषण सड़क दुर्घटना में बिहार के मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर हुई 17। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के निकटतम आश्रितों को 2-2 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मौसम विभाग ने पटना, नवादा, बांका समेत कई जिलों में अगले 48 घंटों के दौरान भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और अवैध बालू उत्खनन मामले में पटना, भोजपुर, औरंगाबाद, सारण और रोहतास के 4 इंस्पेक्टर और 14 दारोगा निलंबित किए गए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। आपसे आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करते रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। साथ ही कोविड से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार सरकार के हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जमा, बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस विधेयक के तहत बचत खातों, सावधि जमा खातों, चालू खातों या आवर्ती जमा खातों में सभी बैंक जमा राशियों के बीमे का प्रावधान किया गया है। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, इसका गठन इसलिए किया गया था कि बैंक डिपॉजिटर्स को अगर किसी समय आरबीआई मॉरेटोरियम लगाती है तो उस समय उनका पैसा बैंकों से निकालने पर जो रोक लगती थी उससे उनको दिक्कत आती थी। माननीय वित्त मंत्री जी ने ही पिछले वर्ष ये निर्णय लिया था कि 1 लाख से उसकी सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपया कर दिया गया था और कैबिनेट में जो निर्णय लिया गया उससे अब ये तय सीमा होगी कि 90 दिन के अंदर ही जमाकर्ताओं को अपना पैसा 5 लाख की कीमत तक का मिलेगा। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के लखनऊ अयोध्या राजमार्ग पर हुई भीषण सड़क दुर्घटना में राज्य के मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। मृतकों में सबसे अधिक 8 लोग सीतामढ़ी जिले के हैं। इनमें एक ही परिवार के 5 लोग शामिल हैं। इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 11 लोगों का इलाज लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। मृतक पंजाब और हरियाणा से धान की रोपनी समाप्त होने के बाद अपने घरों को लौट रहे थे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के निकटतम आश्रितों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड महामारी के प्रबंधन के लिए आवश्यक उपाय करने को कहा है। इसके लिए जिलों और अन्य सभी संबंधित स्थानीय अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि संबंधित अधिकारियों को कोविड से बचने के नियमों को सख्ती से लागू करने में किसी भी कोताही पर व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। गृह सचिव ने कहा कि उच्च संक्रमण दर वाले जिलों में हर संभव सख्त से सख्त उपाय किए जाने चाहिए। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 479 हो गई है। स्वस्थ होने की दर 98.60% है। पिछले 24 घंटों के दौरान 80 मरीज स्वस्थ हुए। इसी अवधि में संक्रमण के 76 नए मामले सामने आए हैं। अब तक 7,14,474 मरीज ठीक हो चुके हैं। इधर राज्य में अब तक 2 करोड़ 32 लाख से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिए गए हैं, जबकि देश में 44 करोड़ 61 लाख से अधिक लाभार्थियों का टीकाकरण हो चुका है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि वैक्सीन लगवा चुके सशस्त्र सेनाओं के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को लेकर एक अध्ययन किया गया है। This study has been conducted by our Armed Forces Medical College जो है उनकी टीम ने करा है और 15 लाख आर्म फोर्सेस के डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स जिनको हम काउंट करते हैं उनके ऊपर ये स्टडी हुई है और ये कोविशील्ड वैक्सीन मिला उनको और ये दर्शाया गया कि 93% रिडक्शन इन इन्फेक्शन हुआ जिनको वैक्सीन मिला और ये सेकेंड वेव के दौरान की प्रोटेक्शन की बात है
which is driven by Delta variant. और अगर हम mortality reduction देखें तो 98% mortality जो है वो protect हो जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1,13,00,000 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 84 लाख से अधिक आवासों के लिए जमीन ले ली गई है, जबकि 50 लाख से अधिक आवास पूरे कर लाभार्थियों को वितरित किए गए हैं। आवासन शहरी विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत सरकार ने 1,82,000 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता मंजूर की है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कल नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय से राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता अभियान की शुरूआत की। उन्होंने कहा कि इस अभियान के दौरान कोविड महामारी से लड़ने के लिए 4 लाख कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। श्री नड्डा ने बताया कि अभियान के तहत कार्यकर्ताओं के 2 लाख गांव तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि यह अभियान विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य अभियान होगा। इस अवसर पर श्री नड्डा ने कोविड से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा किए गए उपायों का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने समय रहते सबसे पहले आवाजाही रोकी, फिर लॉकडाउन समय पर लगाया। लॉकडाउन में प्रधानमंत्री जी ने देश को तैयार किया और आज हम कह सकते हैं कि हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी 10 से 15 लाख पर डे कैपेसिटी बन गई है। आज 100 की संख्या में डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स, लगभग 1 लाख के आसपास हमारे आईसीयू बेड्स हैं। देश भर में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत 3,99,000 से अधिक सामान्य सेवा केंद्र काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य पूरे देश में 2,50,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में सामान्य सेवा केंद्र बनाना है, जिससे लोगों को सरकारी सुविधाएं और ई सेवाएं उपलब्ध हो सकें। राज्य मंत्री ने कहा कि इस वर्ष जुलाई में मोबाइल टावरों की संख्या 4,15,000 से बढ़ाकर 6,63,000 हो गई है। संसद ने किशोर न्याय, बाल देखभाल और संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 को पारित कर दिया है। विधेयक में बाल कल्याण समिति के सदस्यों की नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंडों को परिभाषित करने और पहले से अपरिभाषित अपराधों को गंभीर अपराधों की श्रेणी में शामिल करने का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि बच्चों को न्याय और सहायता उपलब्ध कराना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बच्चों की जरूरतों और उनके अधिकारों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आज शिक्षा क्षेत्र में अनेक नए सुधारों का शुभारंभ करेंगे। वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के शिक्षा और कौशल विकास क्षेत्र से जुड़े नीति निर्धारकों, विद्यार्थियों और शिक्षकों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रमों में शामिल होने और अलग होने की बहुविकल्प प्रणाली एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का भी शुभारंभ करेंगे। राज्य में प्राथमिक शिक्षक नियोजन के दूसरे चरण की काउंसिलिंग 2 से 13 अगस्त के बीच होगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि काउंसिलिंग 7 दिन चलेगी, जिसमें नगर निकाय के लिए 2, 4 और 5 अगस्त तथा प्रखंड नियोजन इकाइयों के लिए 7, 9 और 10 अगस्त की तिथि निर्धारित की गई है, जबकि 13 अगस्त को पंचायत नियोजन इकाई काउंसिलिंग करेंगे। पंजाब नेशनल बैंक चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक प्रदेश में 50 नई शाखाएं खोलेगा। बैंक के अंचल प्रबंधक संजय कांडपाल ने औरंगाबाद में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि पंचायत स्तर पर ग्रामीणों को बैंकिंग की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नई शाखाएं खोली जा रही हैं। उन्होंने बताया कि इन शाखाओं के खुलने से बैंकिंग के अलावा कृषि और कई प्रकार के रोजगार के लिए ऋण की सुविधा भी ग्रामीण लोगों को आसानी से मिल सकेगी। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश के कारण उत्तर बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। जल संसाधन विभाग के अनुसार गंडक, बागमती और कोसी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। लगातार हो रही बारिश के कारण जल संसाधन विभाग ने नदियों के किनारे बसे जिलों में अलर्ट जारी किया है। मुजफ्फरपुर जिले के लखनदेई और मानुसमारा नदी के जलस्तर में वृद्धि से औराई और गायघाट की सड़कों पर तेजी से पानी फैल रहा है। इधर खगड़िया जिले में बागमती, बूढ़ी गंडक और कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से तटवर्ती इलाकों में पानी फैल गया है। कई नए इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। कोसी और सीमांचल के जिलों में भी नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है।
अररिया जिले में नूना नदी एक बार फिर उफान पर होने से निचले इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा है। कटिहार जिले में गंगा, कोसी, कारीकोसी और बरंडी नदी के जलस्तर में वृद्धि हो रही है, जिससे गंगा नदी के समीपवर्ती इलाकों में कटाव शुरू हो गया है। अहमदाबाद प्रखंड के चौकिया पहाड़पुर और खट्टी भवानीपुर पंचायत की बड़ी आबादी कटाव की जद में है। इधर राज्य सरकार ने प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार राज्य की 6 नदियां गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, कमला बलान और अधवारा समूह की नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इनमें से अधिकांश के जलस्तर में कमी दर्ज की जा रही है। वहीं कमला नदी का जलस्तर मधुबनी के झंझारपुर में बढ़ रहा है, जबकि कोसी नदी के जलस्तर में सुपौल के बसुआ और कटिहार के कुर्सेला में वृद्धि हो रही है। अररिया में परमान नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है और इसके जलस्तर में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति देखी जा रही है। गंगा नदी का जलस्तर बक्सर, पटना, मुंगेर और भागलपुर में स्थिर हो गया है। वहीं घाघरा नदी सीवान के दरौली और गंगपुर सिसवन में लाल निशान के पास बह रही है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान पटना, नवादा और बांका सहित राज्य के 17 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक अमित सिन्हा ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी बिहार के कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है, जबकि शेष स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। आज मानसून की ट्रफ रेखा फिरोजपुर, हिसार, मेरठ, सुल्तानपुर, नालंदा, बोकारो होते हुए कम दबाव के क्षेत्र जो तटीय बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के ऊपर है वहां तक जा रही है, जिनके प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी भाग के अनेक स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश एवं शेष भागों के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश का पूर्वानुमान है। एवं अगले 48 घंटों के दौरान बिहार के दक्षिणी भागों में मानसून की सक्रियता बढ़ने से अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश, वहीं 1-2 स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान है। अवैध बालू खनन और बालू माफियाओं से साठगांठ रखने के आरोप में पटना, भोजपुर, औरंगाबाद, सारण और रोहतास के 4 इंस्पेक्टर और 14 दारोगा को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र कुमार ने बताया कि इन सभी पर निलंबित किए गए पुलिसकर्मियों के खिलाफ बालू के अवैध खनन और बालू माफियाओं से साठगांठ रखने की शिकायत मिली थी। जांच में मामले के सही पाए जाने के बाद इन अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने उत्तर प्रदेश में हुए सड़क दुर्घटना की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है यूपी में बस हादसा, बिहार के 17 की मौत। दैनिक जागरण ने जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बादल फटने की खबर पर लिखा है कई राज्यों में बादल फटा, भूस्खलन, बाढ़ से 14 की मौत। दैनिक भास्कर ने सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय पर लिखा है सदन में बोलने की आजादी का मतलब यह नहीं कि उसकी संपत्ति को नष्ट करें। प्रभात खबर ने टोक्यो ओलंपिक पर लिखा है दीपिका, सिंधु और पूजा जीत के साथ आगे बढ़ी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बैंकों के दिवालिया होने की स्थिति में खाता धारकों को 90 दिनों के भीतर 5 लाख रुपए तक की जमा राशि मिल जाएगी वापस। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में हुई भीषण सड़क दुर्घटना में बिहार के मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर हुई 17। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के निकटतम आश्रितों को 2-2 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मौसम विभाग ने पटना, नवादा, बांका समेत कई जिलों में अगले 48 घंटों के दौरान भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और अवैध बालू उत्खनन मामले में पटना, भोजपुर, औरंगाबाद, सारण और रोहतास के 4 इंस्पेक्टर और 14 दारोगा निलंबित किए गए। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।